हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम सीबीएसई क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का 7th वीडियो देखने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे, उन्हें एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप उन्हें फिर से देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जनरली हमारी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है 1789 की, और इस रिवॉल्यूशन के दौरान जो कॉमन पीपल हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी कॉमन लाइफ कैसे थी, डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन कैसा था, उस पर क्या असर पड़ा। और सेकंड चीज़ हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। एंड थर्ड वन, फ्रांसीसी क्रांति की विश्व को क्या विरासत है, क्या महत्व है, क्या देन है। इस तरह के हम कुछ महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक इसमें देखने जा रहे हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति रोजाना की जिंदगी पर प्रभाव, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एवरी डे टू डे जो लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने टाइमलाइन बनाई थी 1789 रिवोल्यूशन की, वो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी या भूल गए हैं, एक बार उसको फिर से देखें, रिकॉल करें। देखिए, उसमें मैंने बताया था 1789 में रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है और 1804 तक रिवोल्यूशन ही डिफरेंट फॉर्म्स में रिवोल्यूशनरीज जो हैं वही शासन चलाते हैं। 1804 में अगेन रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हो जाता है, फ्रांस में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और इसी के साथ फ्रांस में गणतंत्र समाप्त और राजतंत्र की शुरुआत। ये मैंने आपको टाइमलाइन समझाई थी। ये पूरे चैप्टर में 1789 से लेके 1804 में किस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने वो पूरा जाना। हमने देखा 1789 में थर्ड एस्टेट ने रेवोल्यूशन किया और नेशनल असेंबली फॉर्म की, यानी रिवोल्यूशन हुआ। 1791 में इस नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, राजा को उसके अंडर कर दिया, यानी फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। देन 1792 में राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना, यानी फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। देन 1793 टू 94 जैकोबिन पार्टी के शासन, यानी आतंक का काल। देन उसके बाद 94 से डायरेक्टरी का शासन, और डायरेक्टरी के शासन के बाद 1804 रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये हमने पूरा पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं कि 1789, आप पिछले वीडियोस देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आप अच्छे से उन्हें देखिए। ओके, तो हम बात करें 1789 के जो रिवोल्यूशन था उसके जो फोर्थ कमिंग ईयर्स थे, बाद के जो वर्ष थे, ठीक है, आने वाले वर्ष 1789 और 1804 के बीच का जो टाइम था, उस टाइम में जो कॉमन पीपल थे उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? उनके कॉस्ट्यूम्स बदल गए, यानी कपड़े पहनने का तरीका, उनके बोलचाल बदल गए, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक्स, लिटरेचर्स, कॉस्ट्यूम्स, ये सब बदल गए। कैसे? याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जैकोबिन पार्टी ने अपनी ड्रेस बना ली, उन्होंने अपने आप को समाज में डिफरेंट शो करने के लिए उन्होंने स्ट्राइप्स वाली ट्राउज़र और रेड कैप पहनी, अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो में बताया था। देन इसके अलावा जैकोबिन पार्टी ने सितोयेन और सितोयीन, नागरिक और नागरिका जैसा शब्दों का प्रयोग पुरुष और महिला के लिए करना कंपलसरी कर दिया। और बुक्स यानी लिटरेचर, अब जब क्रांति हो गई तो जो वैरायटी ऑफ लिटरेचर था, दार्शनिकों के नए नए विचार, अब लोग उनको दिल खोल के पढ़ रहे हैं, लोग उनको पढ़ने के लिए आज़ाद हैं, उन पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हाँ, इस रिवोल्यूशन ने कॉमन पीपल की लाइफस्टाइल हर तरह से चेंज कर दी, चाहे उनके पढ़ने वाले बुक्स चेंज, चाहे उनके बोलचाल की बात करें या उनके कॉस्ट्यूम्स की। ओके, इसके अलावा देखिए जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के मेन वैल्यूज़ क्या थे, ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवोल्यूशन की मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मूल्य या क्रांति का नारा हम कहते हैं तो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और उसमें हम न्याय भी ऐड कर सकते हैं, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, एंड लास्ट में जस्टिस। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड एंड जस्टिस। सो ये जो वैल्यूज़ थी जिसके लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने रिवोल्यूशन किया, अब जो गवर्नमेंट बनी 1789 में, नेशनल असेंबली ने जो गवर्नमेंट बनाई, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट,
उसने ये कोशिश की कि जिन वैल्यूज़ के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया उनको थ्रू द लॉज कानून पास करवा के उन आइडियाज़ को लोगों को रियल में प्रदान किए जाएं, वो लोग उनको यूज़ करें, उनको एक्सरसाइज करें, फील करें कि रियली वो मोनार्क से हटकर एक गणतंत्र वाले कॉन्स्टिट्यूशन वाले फ्रांस में सांस ले रहे हैं। यानी जिन आइडियाज़ वैल्यूज़ के लिए रिवॉल्यूशन किया था उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे ये लोग। ओके, आपको ध्यान है फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे है वो माना है 14 जुलाई, बास्टिल का जो किला था, द फोर्ट ऑफ बास्टिल, उसके डिक्लाइन के साथ। तो देखिए ये कब हुआ था, 14 जुलाई को बास्टिल के किले का पतन हुआ। यह पतन होने के साथ ही मैंने आपको बताया था ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। इसके पतन के साथ ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मान लिया गया। लोगों को लगा कि बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ ही जो सेंसरशिप थी वो सेंसरशिप खत्म हो गई। ठीक है, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया। अब सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप सिंपल भाषा में आप देखें तो एक रोक है कि आप किसी भी तरह की बुक्स पब्लिश नहीं कर सकते, किसी भी तरह के नाटक, संगीत, चित्र नहीं बना सकते। इस तरह के चित्र, इस तरह के संगीत, इस तरह की कविताएं, किस्से, किताबें जो राजा के खिलाफ हों, जो लोगों को अधिकारों के लिए जागरूक करें, जिससे राजा की शक्ति को कोई नुकसान हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब वो सेंसरशिप समाप्त कर दी क्योंकि राजा की शक्ति समाप्त हो गई, तो उसी के साथ ये भी समाप्त हो गई। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो राजा के सेंसर अधिकारी अपॉइंट कर रखे थे वो क्या करते थे, जितनी भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या जो स्किट हैं, नाटक वगैरह, उन सब को, यानी कोई भी स्टेज एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने से पहले, कोई भी प्रिंटेड चीज़ है उसको पब्लिश करने से पहले वो चेक करते थे और वो अप्रूव करते थे वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये पब्लिश करना चाहिए कि नहीं, राजा के लिए ठीक है कि नहीं। लेकिन अब ये सेंसरशिप ख़त्म हो गई, तो अब लोग फ्री हैं किसी भी तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कोई भी पोइट्री लिखने के लिए, सुनने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, लिखने, वो हर तरह से फ्री हैं। वो किसी भी तरह के विचार शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, एवरीथिंग, उनकी लाइफ चेंज हो गई। अब देखिए सेंसरशिप समाप्त हुई। आपको अभी मैंने बताया 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज कर दिया, यानी द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। राजतंत्र जो है, राजा जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नागरिक अधिकार भी दिए गए। और नागरिक अधिकारों में जैसे हमें आज अधिकार मिले हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, उसी तरह से ये अधिकार मिले। हमें तो बहुत बाद में जाके मिले हैं, लेकिन फ्रांस के लोग देखिए कितने एडवांस थे। तो ये जो उन्हें अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें लोगों को जो स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपना जो स्पीच का फ्रीडम है, अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, और जो लिबर्टी है उसे नैसर्गिक अधिकार बताया। ये ऐसे एक नेचुरल अधिकार है जो एक इंसान होने के नाते आपको बाय बर्थ ही मिलेगा। यानी इट मीन्स आपको सिटीज़न का दर्जा मिल गया है, यानी यू बिकेम सिटीजन फ्रॉम सब्जेक्ट। आप एक प्रजा से नागरिक बन चुके हैं। आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। पहले आप प्रजा थे। प्रजा मीन्स यू हैव नो राइट टू क्लेम, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, नो इक्वल राइट्स, नो इक्वल लॉज, कानून भी सबके लिए बराबर नहीं। बट अब सबके लिए अधिकार है। तो ये बताया कि इसके अंदर राइट टू स्पीच और लिबर्टी, ये सारी राइट्स दिए गए, यानी लोगों को पूरा अधिकार है, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं थ्रू द रिटन टेक्स्ट, थ्रू द पोइट्री, अपनी जो व्यूज़ हैं थ्रू द सिंग सॉन्ग और थ्रू द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, कैसे भी वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? अब ऐसा लगा कि जैसे मार्केट में फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया। किसका? जो प्रिंटेड बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, प्रिंटेड बुक्स, इन छपी हुई किताबों की जैसे बाढ़ आ गई है मार्केट में। और दे मूव्स टुवर्ड्स द कंट्री साइड ऑल्सो, शहरों से वो देहात, गांव की तरफ भी मूव करने लगी। यानी शहरों के जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे थे, उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ रही थी, वो इन लिटरेचर्स को पढ़ के और अवेयर हो रहे थे अपने अधिकारों के प्रति। वाद विवाद, संस्कृति, डिबेट कल्चर डेवलप हो रही थी। और ये ही सब चीज़ें कंट्री साइड यानी गाँवों की तरफ भी मूव कर रही थी। वहाँ के लोग भी इन चीज़ों से परिचित हो रहे थे। और अब प्रेस की आज़ादी हो चुकी है, यानी यू आर फ्री टू शेयर योर थिंग्स, आपके आइडियाज़ आप फ्री हैं शेयर करने के लिए।
आप सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाने, सरकार पे डाउट करने, अपने राइट्स की डिमांड करने, हर चीज़ के लिए आप आज़ाद हैं। और आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि क्या आज हमारा प्रेस फ्री है, फ्रीडम है हमारे प्रेस की आज हमें इंडिया में, या हमें किसी भी तरह के सिटीज़न राइट्स प्राप्त हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, और इसके अलावा क्या हुआ, अब देखिए लोग जो हैं नाटक, संगीत और विभिन्न प्रकार के जो जुलूस और जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लगे, उनको जाने के लिए, देखने के लिए जाने लगे भीड़ की भीड़। क्यों? क्योंकि वो जो नए आइडियाज़ हैं अबाउट लिबर्टी एंड जस्टिस, न्याय और स्वतंत्रता के बारे में जो नए आइडियाज़ हैं, और वो आइडियाज़ जो उनके फिलोसफर्स जिनको वो सुनते हैं बड़ी बेसब्री से, जिनको वो बड़े शौक से सुनते हैं, ऐसे जो उनके दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके बड़े बड़े सेमिनार्स, उनके जो सेलिब्रेशंस, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनको लोग सुन रहे हैं। किसी और तरह का भी कोई सेलिब्रेशन है जो इन थॉट से मिलता है, जो इन ऑब्जेक्टिव्स लिबर्टी और इनसे बेस्ड है, लोग उनको जाते हैं, पूरा सुनते हैं। लोग अब सेकेंडरी सोर्सेज पे नहीं बल्कि डायरेक्ट खुद इन चीज़ों को इनके बारे में नॉलेज लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक इसका रीज़न ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमम लोग लिटरेट थे, यानी अधिकांश सारे जो लोग हैं वो साक्षर नहीं थे, तो जो इलिटरेट पर्सन है वो भी इन नए विचारों से बड़ा प्रभावित थे। अब उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का उनका एक ही तरीका था, या तो जो लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ बैठना, या किससे बुक सुनना, या इस तरह के सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना। तो इस तरह से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। अब वो लोग फ्री हैं हर तरह की चीज़ पढ़ने, हर तरह के प्रोग्राम को देखने, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए। तो इस तरह से डे टू डे जो लाइफ है लोगों की, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, सोचने का नज़रिया बदल गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन का उदय, द राइज ऑफ नेपोलियन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेपोलियन पर मैंने एक पूरा फुल विस्तार से वीडियो क्लास 10th में बनाया है। 10th क्लास में ये विस्तार से है, आपके यहाँ बहुत थोड़ा सा सिलेबस है इसका, इसलिए मैंने वहाँ विस्तार से बनाया। आप उसको जाके ज़रूर देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए हम फिर से देखते हैं अपनी टाइमलाइन को कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ स्टार्ट। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया, 92 में रिपब्लिक की स्थापना हुई और राजतंत्र जो है उसको समाप्त कर दिया। 93 से 94 जैकोबिन पार्टी का शासन, 94 से डायरेक्टरी का शासन। अब डायरेक्टरी का जो शासन आया वो आपने देखा कि उसमें क्या था, उसमें अगेन जो प्रॉस्पिरस लोग हैं उनके हाथों में सरकार आई, और धनी जो लोग थे, और इसमें 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी और एक थी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स रखे गए थे, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो 5 मेंबर्स रखे गए, तो इधर लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस एग्जीक्यूटिव, दोनों में क्लैशेस बढ़ने लगे, क्लैशेस यानी दोनों में तनाव पैदा होने लगे। जो विधायिका है वो आए दिन जो कार्यपालिका है उसको, डायरेक्टरी को भंग करने की कोशिश करती रहती। और इस ताना क्या कहेंगे, इस आपाधापी में, इस तनाव में, इस टकराव में क्या हुआ, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इनस्टेबल हो गया, ये बिल्कुल अस्थिर हो गया। और इसका लाभ उठाया नेपोलियन ने, एक तानाशाही शक्ति। इसका रिजल्ट हुआ कि एक तानाशाही शक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मिलिट्री डिक्टेटर दैट इज़ नेपोलियन बोनापार्ट, और 1804 में उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। एक्चुअली जो नेपोलियन है वो, उसने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, यानी वो भी क्रांति के विचारों से प्रभावित था। और उसके बाद क्या हुआ, उसने सेना में भर्ती हुआ, वहाँ उसने बहुत ही बहादुरी से काम किया, वो पॉपुलर हुआ, उसे ऊंचे पद मिले, और फाइनली उसे जब फ्रांस में काउंसिल का शासन था तो उसे प्रथम काउंसिल नियुक्त किया, और धीरे धीरे से अपना प्रभाव जमा के जनता का समर्थन लिया, और 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इवन इसके राज्याभिषेक की एक कहानी है जो मैंने 10th में बताई है, आप वहाँ देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से 1804 में राजा बन गया नेपोलियन। इतिहासकार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि नेपोलियन के राजा बनने के साथ ही गणतंत्र की हत्या हो गई। मीन्स 1804 में अगेन द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की का रिस्टोरेशन हो गया, मतलब रिपब्लिक खत्म हो गया। जो क्रांति की वैल्यूज थी, क्रांति का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़, उसका जो महत्व, उसका लोगों पे प्रभाव था, स्टिल बना हुआ है, ना केवल फ्रांस में बल्कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से और रिवोल्यूशन की सीरीज शुरू हो जाती है पूरे यूरोप में। इवन फ्रांस में भी इसके बाद और रिवोल्यूशन होते हैं, 1830, 1848, 1870,
और जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते फ्रांस में रिवोल्यूशन चलते रहते हैं। पहला रिपब्लिक, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से यहाँ एस्टेब्लिश होते हैं। ये आप फ्यूचर नेक्स्ट 10th क्लास में आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करें 1804 में जो नेपोलियन है फ्रांस का राजा बन जाता है, उसे राजा घोषित कर दिया। अच्छा, नेपोलियन जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, एम्बिशियस। उसने राजा बनते ही बहुत सारे सुधार लागू किए 1804 में, जिसे नेपोलियनिक सुधार या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे यूरोप को जीतना शुरू कर दिया। अब यूरोप की विजय यात्रा शुरू कर दी, तो जहाँ भी वो जाता उस देश के जो पुरानी डायनेस्टी है, पुराने राजवंश राजा, उनको हटाकर वहाँ अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनको गद्दी पे बैठाता नया राजवंश। तो वहाँ की कॉमन पीपल को लगता कि यस, ये तो कोई मसीहा है। कैसे? क्योंकि जिस राजा से वो सदियों से परेशान थे, उस राजा को हटाकर क्या किया, नए राजा को अपॉइंट किया। तो जनता ने शुरू में उसे पसंद किया। लोगों को लगा कि ये तो कोई अग्रदूत है, मॉडर्नाइजर है कोई यूरोप का, जो यूरोप में पूरा काया पलट करने के लिए है। और नेपोलियन ने एक निजी जो संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के भी रूल बनाए। इसने बहुत सारे रूल्स बनाए जिन्हें नेपोलियनिक कोड कहते हैं। आप अगली क्लास में उसको विस्तार से पढ़ेंगे। नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की, ये डेसिमल जो सिस्टम है उस पर इम्प्लीमेंट की। तो इन सब को देखते हुए ही जो यूरोप के बाकी देश के जो लोग हैं उन्होंने नेपोलियन का वेलकम किया, उसे सपोर्ट किया। शुरू में उसे सेवियर यानी मुक्तिदाता मानने लगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद लोगों को समझ में आ गया कि ये कोई इन्वेडिंग फोर्स है, हमलावर। ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज़ को स्प्रेड करने वाला कोई मसीहा नहीं है, बल्कि ये तो एक राजा है और जो अपना शासन करने के लिए है। क्यों? क्योंकि लोग समझ गए कि जो नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसमें उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स बढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को पूरे यूरोप को जीतना है, जीतने के लिए उसे सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र, धन चाहिए। धन कहाँ से मिलेगा? टैक्सेस से। तो लोगों पे टैक्स लगा दिए। इसके अलावा लोगों पे सेंसरशिप लागू कर दी। अब लोगों पे प्रतिबंध आ गया और पूरे यूरोप को जीतने के लिए ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम द कंट्री साइड। तो ये सारी चीज़ों से लोग परेशान हो गए। लोग समझ गए कि यस, ये कोई क्रांति इनके मसीहा नहीं, बल्कि ये खुद एक रूढ़िवादी यानी मोनार्की का एक हिस्सा है, राजा है। तो इस तरह से जो नेपोलियन है, नेपोलियन को लोगों ने सपोर्ट करना बंद किया। अब क्या हुआ, देखते देखते पूरे यूरोप के जो बाकी कंट्रीज थे उनके लिए नेपोलियन सिरदर्द बन गया। उनको वो फियरफुल हो गए, उनके लिए खतरा बन गया। और किसी भी एक देश के लिए नेपोलियन को संभालना मुश्किल था, नामुमकिन था एक तरह से। तो कुछ देशों ने मिलकर एक गुट बनाया जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये एक तरफ हुए। इन्होंने एक गुट बनाया और इन्होंने नेपोलियन के साथ युद्ध किया, जिसे हम वाटरलू का युद्ध 1815 कहते हैं, जिसमें नेपोलियन की डिफीट हुई। वो हार गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप, जो अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक जो है अफ्रीका के पास वाला हिस्सा, वहाँ एक आइलैंड है आइसोलेटेड, वहाँ इसे आइसोलेट कर दिया, बंदी बना दिया और वहीं 1821 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो रूलर था उसका एंड हो गया और यूरोप में जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो फिर से रीस्टोर हो गई और भी ज़्यादा पावरफुल। 1815 में इनका वियना कांग्रेस भी होता है। ओके, तो ये जो ये सारा हमने देखा 1789 टू 1804 रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड अगेन द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की। फिर से जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उसकी स्थापना के साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म। अब ये जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति, उसकी विरासत क्या है? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार यानी लिबर्टी। एक तो जो नागरिक है उनको, यानी एक तो जो प्रजा है वो नागरिक होगी, उसे आज़ादी होगी और उसे कुछ अधिकार मिलेंगे। ठीक है, उस समय तक देखिए, आज तो हमारी पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, बट एट दैट टाइम डेमोक्रेसी को कोई नहीं जानता था। सभी देशों में मोनार्की थी। तो उस मोनार्की सिस्टम में हम कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें जिसमें कि कॉमन पीपल जो है वो सफ़र ना करे, उसे भी राइट्स मिलें, उसे जॉब्स मिलें, उसे अपनी प्रॉब्लम कहने का अधिकार हो। तो यही सब की पहल फ्रांसीसी क्रांति में हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति जो है, इससे हमारे जो भारत के, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, भारत के लोगों को भी प्रभावित किया। मैसूर, शेरे मैसूर जिसे कहा गया, टीपू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र थे, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम रखा था, उन जो टीपू सुल्तान हैं वो भी इनसे प्रभावित हुए। वो उस समय के दूरदर्शी और बहुत ही समझदार शासक थे। उन्होंने समझा, उन्हें यूरोप की घटनाओं के बारे में ज्ञान था। उन्होंने समझा कि अगर भारत में अंग्रेजी शक्ति को मात देनी है तो अंग्रेजी शक्ति की परस्पर विरोधी शक्ति जो है फ्रांसीसी, उनसे दोस्ती का हाथ मिलाना होगा
और इसी सिलसिले में उन्होंने फ्रांस में जो जैकोबिन पार्टी है उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए पत्र भी भेजा। राजा राम मोहन राय जो हैं, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, जिन्हें भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ करने का जनक कहा जाता है, वो भी इन यूरोपीय घटनाओं से अच्छे से वाकिफ थे। वो भी ये समझे कि भारत में राष्ट्रवाद को विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम आपस में एकजुट हों। तो उन पर भी 1789 और 1830 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से जो रिवॉल्यूशन है इससे हमें बहुत ही गहरा पूरे विश्व पे इम्पैक्ट छोड़ा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसने रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी कंटिन्यू मोटिवेट किया जब तक कि वो अपने सिविल जो सिटीजन राइट्स हैं वो प्राप्त नहीं कर लेते, अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे मुक्ति नहीं पा लेते। आगे देखिए, एक सवाल खड़ा होता है कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये जो क्रांति हुई इसमें कौन से लोग तो बेनिफिटेड हुए, किन को अपनी पावर छोड़नी पड़ी और कौन से लोग हैं जो निराश हुए। तो यहाँ जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी डेट 14 जुलाई जो उसका इंडिपेंडेंस डे है 1789। लीडर थे मिरावियो आबेसी। और फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन वैल्यूज़ हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड और फैटर्निटी। ओके, तो देखिए सबसे पहला कि लाभ किसको हुआ, लाभ किसको होगा। आपको ध्यान है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। अपर 2 स्टेट्स जो हैं क्लर्जीज एंड नोबिलिटी, उनको तो पूरे राइट्स मिले थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना था। एंड ऑन द अदर हैंड जो 3rd स्टेट था उनकी हालत बहुत ख़राब थी, सारे टैक्स पे करने थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, हैंड टू माउथ थे, बिल्कुल रोजगार का कोई साधन नहीं था। तो क्रांति उन्होंने ही की थी, तो नेचुरल फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा। तो देखिए क्रांति में फ़ायदा मिला 3rd स्टेट को, और 3rd स्टेट में जितने भी ये लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, श्रमिक, किसान, इन सबको ये मिला क्योंकि बेसिकली उन्हें टैक्स पे करने थे। टैक्स, टाइल और अप्रत्यक्ष कर, ये मैं आपको फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें बता चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो में। डिफरेंट तरह के टैक्सेस थे, रिलीजियस टैक्स और कुछ डायरेक्ट टैक्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके अलावा जो अपर 2 जो ग्रुप्स थे वो भी इनसे सेवाएं, सर्विसेज लेते थे, इन्हें टॉर्चर करते थे एक तरह से, उन सब से मुक्ति मिल गई। तो सबसे ज़्यादा लाभ इनको हुआ। दूसरा, पावर छोड़ने के लिए कौन मजबूर हुए, पावर छोड़ने के लिए वो मजबूर है जिनके पास पहले से पावर थी, यानी अपर 2 ग्रुप्स, जिसमें एक तो राजा है, राजतंत्र का तो अंत हो ही क्या, साथ ही साथ जो क्लर्जीज और नोबल्स हैं, पादरी और कुलीन वर्ग, उनको जो राइट टू बर्थ मिला था, जन्म से विशेष अधिकार, टैक्स नहीं पे करना, साथ ही साथ वो सब छीन लिए गए, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और उस प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन कर दिया और समाज में इक्वलिटी स्टैब्लिश कर दी कि अब सबको टैक्स पे करना, ऑल आर इक्वल। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस क्रांति में निराश होने वाले वर्ग कौन से थे। तो निराश होने वाले वर्ग को अगर जनरली देखें तो निराश होने वाले वर्ग यही थे क्योंकि इनसे सब चीज़ें छीन गई थी। लेकिन एक ग्रुप और था निराश होने वाला, तो क्या ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि वो कौन सा ग्रुप था। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी या मैं अगले चैप्टर का जो वीडियो उसके फर्स्ट में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने पूरा वीडियो देखा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप था जो इस क्रांति में जिसको निराशा हाथ लगती है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व को फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत है या उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखिए गणतंत्र का उदय, रिपब्लिक, यानी अब तक हमने मोनार्क देखा, पूरे विश्व में मोनार्क था, गणतंत्र कोई जानता नहीं था। गणतंत्र मतलब द रूल ऑफ लॉ, सर्वोपरि कानून का होना, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना गया हो और लोगों पर कानून का शासन हो। तो गणतंत्र का उदय हुआ। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाते हैं। देन 1792 में राजा को फांसी चढ़ा दिया जाता है, मोनार्की का एबॉलिशमेंट हो जाता है एंड उसी के साथ जो फ्रांस है, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, फ्रांस गणतंत्र बन जाता है। ओके, दूसरा हम देखें कि इस रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। इस रिवोल्यूशन का न केवल फ्रांस बल्कि रेस्ट ऑफ द यूरोप, पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ता है बहुत ही पॉजिटिव। देखिए फ्रांस में भी 1804 में रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हो जाता है, तो उसके बाद फिर से लोग क्रांति करते हैं 1830 में, 1848 में, 1870 में, और इस तरह से पूरे यूरोप में एक क्रांतियों की चेन शुरू हो जाती है। ना केवल फ्रांस,
बल्कि यूरोप, चाहे वो ब्रसेल्स का विद्रोह है, चाहे वो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम है, चाहे जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद है, चाहे वो उदारवादियों के प्रयास हैं, चाहे वो जूसेपे मेत्सेनी का, यानी ये विभिन्न तरह के कोशिशें शुरू हो जाती हैं अपने अधिकार प्राप्त के लिए, यानी एक चेन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है और धीरे धीरे राष्ट्र राज्यों का, नेशन स्टेट्स का उदय होता है। जैसा आप आज देख पा रहे हैं फ्रांस, जैसा आप आज देख पा रहे हैं जैसे कि जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, ये देश आज जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं थे। इनका ये राष्ट्र राज्यों का निर्माण इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और धीरे धीरे वो जो देश हैं वो राष्ट्र राज्यों में बनते हैं। ओके, थर्ड हम देखें तो जो वहाँ के यूरोप के जो शासक हैं, मोनार्की, राजा, वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, अगर हमें ये बार बार की क्रांति के प्रोसेस को, चेन को रोकना है, लोग रिवोल्यूशन करते हैं, राजा उनको रिप्रेस करते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो राजाओं ने समझ लिया अगर इस कुचक्र को रोकना है, थोड़ी शांति स्थापित करनी है, तो वी हैव टू समथिंग लिबरल, हमें थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, हमें थोड़े से इन नियमों को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा अधिकार देने पड़ेंगे। तो यस, यूरोप में क्या होता है कि राजा है वो थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, वो अपने अधिकार जो राइट्स हैं लोगों को वो थोड़े देने लगते हैं, थोड़ी लिबर्टी देते हैं। तो इस तरह से राजाओं की नीतियों में चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे हैं, एक तरह से मानवाधिकार जैसी बातें हैं, इस तरह की बातें भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठने लगती हैं। लोग सब्जेक्ट से सिटीज़न का दर्जा चाहते हैं, नागरिक बनना चाहते हैं, कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे अधिकार जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त हों, मानव होने के नाते प्राप्त हों। तो यस, मानवाधिकार। अब देखिए जो कॉलोनीज़ हैं, उपनिवेश, जैसे भारत भी उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी था, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो मोटिवेट होती हैं कि जिस तरह से फ्रांस की पब्लिक ने अपने ही राजा के खिलाफ रिवोल्ट करके अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया और सिटीजन राइट्स प्राप्त किए, तो भारत जैसा देश जो दूसरी शक्ति के अधीन है वो अपने लोगों को एकजुट करे और अपने देशवासियों का शासन स्थापित करे। तो इस तरह से ना केवल कॉलोनीज़, यूरोप के भी बहुत सारे देश, सबको मोटिवेशन मिल रहा था और कॉलोनीज़ में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो और ज़्यादा तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ साथ लोगों में राइट टू इक्वलिटी, समानता की जो बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सोसाइटी थी, यूरोप में आपको पता है यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वो लैंडलॉर्ड्स जो है दे आर बिहेविंग लाइक अ स्मॉल किंग। उनकी ज़मीन पे रहने वाले लोगों को वो एज ए प्रजा, एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते थे, उनसे टैक्सेस लेते थे और उनसे सर्विसेज लेते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बेकार। तो अब क्या हुआ, और आपने देखा फ्रांस का समाज भी कैसे था, 3 एस्टेट्स में बंटा था। ऊपर के 2 ग्रुप्स अलग हैं, लोअर ग्रुप अलग है, लोअर ग्रुप बहुत गरीब है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो कहने का भाव ये कि अब इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया पूरे यूरोपियन कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड में। अब लोग इक्वल राइट्स चाहते हैं, इक्वल बिफोर द लॉ। समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, हायरार्की सिस्टम है, वो टोटल एबॉलिश हो गया, उस दिशा में प्रयास शुरू हो गए। अब नेक्स्ट है एजुकेशन में चेंजेस। अब तक क्या था, एजुकेशन, शिक्षा पर मेनली चर्च का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, धर्म के नियंत्रण में थी, उनके द्वारा शिक्षा लोगों को स्प्रेड की जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब लोगों में क्रांतिकारी चेंजेस आए, चर्च पे भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। आगे यूरोप में क्या कहते हैं, रिनेसा, जो पुनर्जागरण है वो शुरू होता है। देन धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। तो हर चीज़ जो है उस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं और उसके खिलाफ मार्टिन लूथर के नेतृत्व में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। तो इस तरह से लोगों का चर्च, राजतंत्र सबसे लगभग विश्वास उठने लगता है क्योंकि ये भ्रष्ट हो चुके हैं। तो अब शिक्षा का केंद्र शिफ्ट हो जाता है। चर्च के अलावा, धर्म के अलावा भी और अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है, ये बात लोगों को समझ आ चुकी थी। यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी थी और शिक्षा का प्रसार होने लगा था। और ये जो क्रांतिकारी विचार हैं, मानवतावादी विचार हैं, ये लोगों में तेज गति से स्प्रेड होने लगे थे। ओके, मानवतावाद का विकास हुआ। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति की ये विरासत है, लेगेसी है, ये बहुत ही अमूल्य धरोहर है। आपको मैं बता दूं, फ्रांसीसी क्रांति जो है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। यानी
अगर राष्ट्रवाद का उद्गम शुरुआत कहीं से हुई तो वो इस क्रांति से हुई। इसी क्रांति से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मोटिवेशन मिला और आगे मिलता रहा जब तक कि वो राइट नहीं प्राप्त कर लिए उन्होंने। ओके, आगे देखिए ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हमें आज मिले हुए हैं जिनका ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन हुआ। लीडर्स अगेन मैं आपको बता दूं, मिरावियो एंड आबेसिए, एंड इसकी वैल्यूज जो थी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। और ये जनवादी अधिकार जो हैं ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, और ये उसकी जो वैल्यूज़ हैं यही पूरे विश्व में आज तक लोगों के लिए आइडल बनी हुई हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है। और भारतीय जो संविधान है उसमें भी हमें राइट्स दिए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। ओके, ये 6 फंडामेंटल राइट आज हमें अपने नागरिक अधिकार जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें मिले हुए हैं, जो आपने अपने क्लास 8th 9th में अच्छे से पढ़े हैं सिविक्स की बुक में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध यानी शोषण जो है उसके विरुद्ध अधिकार, एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी। तो इस तरह से ये 6 अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, राइट टू वोट है, जीवन का अधिकार है, हाँ, लिबर्टी ऑफ प्रेस है, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो आप लिख सकते हैं। तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि हमारे जो राइट्स हैं उनका ओरिजिन सेंटर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड में जो राइट्स हैं उन सब का जो ओरिजिन सेंटर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही माना जाता है। अब देखिए एक नया टॉपिक है ये, एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो यूनिवर्सल राइट है, सार्वभौमिक अधिकार, उसमें क्या आपस में अंतर विरोध था, आपस में ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। यानी 1789 की रिवॉल्यूशन हुई, उस रिवॉल्यूशन से पहले थर्ड स्टेट का ये मानना था कि हमें पूरे अधिकार मिलने चाहिए। समाज में 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप जो हैं उनको एक समान वैल्यू नहीं है। 2 ग्रुप्स जो हैं, पादरी और जो कुलीन क्लर्जीज हैं, नोबिलिटी, उनको ज़्यादा राइट्स हैं, उनको टैक्स नहीं पे करना, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये जो अनइक्वल सोसाइटी थी जिसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया, क्या क्रांति के बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1789 में, जो नेशनल असेंबली ने जो जिम्मेदारी ली थी उसके अकॉर्डिंग 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था। क्या उसमें कोई विरोध था, कुछ उसमें विरोधाभासी बातें थी? तो आइए हम देखते हैं। यस, हम स्टेटमेंट से सहमत हैं। कैसे कि उसमें कुछ विरोधाभासी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़, केवल और केवल उसमें सिटीजन के राइट्स की बात की, उसमें सिटीजन की ड्यूटीज़ की कहीं भी बात नहीं की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें जो राइट्स दिए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, उसके पैरेलल हमारी ड्यूटीज़ भी चलती हैं, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं। यानी हम अपने अधिकारों को क्लेम, उनका दावा तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ड्यूटीज़ को भी पूरा करें। ओके, दूसरा हम देखें कि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें केवल और केवल जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसके 745 मेंबर्स चुनने का राइट केवल एक्टिव सिटीजन जो अपने 3 दिन के वेतन के बराबर कर चुकाते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ये राइट दिया था। यानी जो पुअर पीपल हैं, यानी लेस प्रॉस्पिरियस मेल, गरीब पुरुष जो हैं, उनको ये राइट नहीं दिया था। तो ये भी एक विरोधाभासी बात है कि क्यों नहीं दिया, सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। थर्ड हम देखें तो ये जो नागरिक अधिकार दिया था, सिटीजन राइट, इसमें केवल और केवल पुरुषों की बात की कि ये जो लिबर्टी ऑफ स्पीच और इक्वलिटी है ये पुरुषों को मिलेगी। वाई नॉट महिलाएं? महिलाओं को क्यों नहीं? महिलाओं को इसके लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, और फिर कहीं जाके जब इनका जो संघर्ष है वो इंटरनेशनल लेवल के वीमेन सफरेज मूवमेंट का हिस्सा बन गया, तब जाके इनको 1946 में फ्रांस की महिलाओं को राइट टू वोट मिला। सी, कहाँ 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, कहाँ वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, फिर भी उनकी महिलाओं को 1946 में राइट टू वोट मिलता है। तो आप सोचिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए भारत की महिलाओं को राइट टू वोट कब मिला, ज़रूर कीजिएगा। आगे चलिए, अब देखिए आगे
फ्रांसीसी उपनिवेशों में काम करने वाले जो स्लेव थे, दास, वो जो दास हैं उनके लिए कोई राइट नहीं बनाया। एक तरफ तो फ्रांस के जो लोग हैं वो परेशान हैं, अपने जो ये सामंतवादी प्रथा है कि किस तरह से बड़े लैंडलॉर्ड्स उनको उनसे सर्विसेज लेते हैं, बेगार लेते हैं, उनसे टैक्सेस लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। और दूसरी तरफ जब इनके पास ये पावर आई तो इन्होंने जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं वहाँ स्लेवरी से रिलेटेड कोई नियम, कोई कानून नहीं बनाया, दास मुक्ति नहीं की। इसके अलावा जो सभा ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, कोई संगठन बनाने होते हैं, उनके बारे में भी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। एजुकेशन के बारे में भी कोई कंपल्सरी रूल नहीं थे कि एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसी चैप्टर में पढ़ा कि जो थर्ड एस्टेट की महिलाएं थी उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा सिर्फ थर्ड एस्टेट की जो रिच फैमिलीज थी उनको, और नोबल्स एंड क्लर्जीज जो हैं यानी पादरी और कुलीन वर्ग की महिलाओं को थी। तो ये शिक्षा के अधिकार जो है, शिक्षा का जो फील्ड है, उसमें क्यों नहीं कुछ विशेष सुधार किया गया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसी के साथ व्यापार और आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या कोई कॉमन पीपल जो है वो शासन कार्य या चर्च में शिक्षा देने का कार्य या अन्य किसी तरह के कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरा चैप्टर, आज हमारा क्लोज हो गया है। हमने ये चैप्टर क्लोज तो हमारा हो गया था नेपोलियन के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए जो इस चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं। आई होप को आपको ये पूरा वीडियो, आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस से इसमें पूरे वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं अगेन, और आप अपनी तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो इस क्लास का आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।